हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फाइनल अकाउंट के रिलेटेड है। जैसे कि हमको पता है, हम अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली फाइनल अकाउंट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। जस्ट बिकॉज फाइनल अकाउंट ना सिर्फ 11-12 में आता है, जबकि हम लोग के कॉलेज या जो भी हम लोग अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो सब में हम लोग का फाइनल अकाउंट आता ही आता है। लेकिन काफ़ी लोगों को फाइनल अकाउंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि फ़ाइनल अकाउंट इतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना हम लोग को दिखता है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसे रहते हैं जो कभी कभार डिफ़िकल्ट आते हैं, लेकिन वो भी अगर हम दिमाग लगा देंगे तो हम लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि फाइनल अकाउंट के ऐसे कौन से एडजस्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड आते हैं। और अगर आप फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो या कॉलेज लेवल पे हो, तो आपको ये एडजस्टमेंट याद रखना या इसको समझ लो रट्टा मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप इसको याद रखोगे तो आप इसके बेस पे जितने हम लोग के एडजस्टमेंट है वो एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग के सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और उनकी एंट्री कहाँ पे आती है वो दिए हुई है। तो आपको वो एडजस्टमेंट जो है आपके नोट में लिख लेना है और उसको बैठ के पहले तो याद कर लेना है, ताकि आपको ये परफेक्टली दिमाग में बैठ जाए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जाती है, ताकि आप कैलकुलेशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ ना करो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक का। काफ़ी बार क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रिपीटेड आते रहते हैं। हर क्वेश्चन अगर हम फाइनल अकाउंट के बेस पे सॉल्व करते हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक आता ही आता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो है दो इफेक्ट कहाँ पे जाती है। सबसे पहले उसका इफेक्ट जो जाता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें असेट साइड में डायरेक्टली हम डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है वो हम लोग के कंपनी का स्टॉक जो बाकी रहता है, जो हम लोग नेक्स्ट मंथ में यूज़ करने वाले रहते हैं, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसकी वजह से इसको क्रेडिट इफेक्ट में और डेबिट इफेक्ट में डालना पड़ता है। फिर सेकंड हम लोग का रहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसका कुछ पेमेंट बाकी होता है, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इनकम रहता है। पहले हम एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है हमेशा प्लस होता है। क्यों? क्योंकि इसका पैसा देना या आना बाकी है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या रहता है। सबसे पहले जो भी एक्सपेंस रहता है, जैसे कि पीएनएल में आना है या ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, उसको वहाँ पे डाल दो और उसमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो प्लस कर दो। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो हम लोग के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग उसको डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके जो भी अमाउंट रहता है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हम लोग का है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्रीपेड का नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है। प्रीपेड का मतलब होता है जो एडवांस में पे कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हम एडवांस में पे करते तो उसका जब टाइम आता है तो हम क्या करते, उसको माइनस कर देते है ना। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करनी है। अभी हम लोग के अगर स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में हम लोग को बोला होगा प्रीपेड एक्सपेंस, तो हम लोग को जो भी एक्सपेंस रहेगा, चाहे वो पीएनएल हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, तो पहले तो वो एक्सपेंस डाल देंगे। फिर उसमें से वो बैलेंस जो है यानी प्रीपेड एक्सपेंस का जो भी अमाउंट रहेगा वो हम लोग को माइनस कर देना। ये दोनों डेबिट इफेक्ट में आ गया। और सेकंड एंट्री इसका कहाँ पे जाता है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस डालते हैं। दोस्तों एक चीज़ क्लैरिफाई रखना, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा, अगर प्रीपेड एक्सपेंस रहा तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। ठीक है, और इसका उल्टा जो है आगे के दो हम लोग के होंगे, जो कि है हमारे आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड इनकम। अब इनमें डिफरेंस क्या रहता है। अभी हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पढ़ा, हम लोग ने क्या पढ़ा, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसका पेमेंट आना बाकी है। ठीक है, और वो हम लोग ने नॉर्मली एक्सपेंस को प्लस कर दिया। अगर उसके जगह पे आपको आउटस्टैंडिंग इनकम दिया होगा तो आपको क्या करना है, तो इनकम स्टेटमेंट में प्लस करना है, यानी पीएनएल के क्रेडिट साइड में हम लोग उसको प्लस कर देंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो असेट्स में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने कहाँ डाला था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्रॉस करके डालना है। और वैसे ही हम लोग को प्रीपेड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस का स्टेटमेंट करना है। अगर इनकम एडवांस में रिसीव किया है तो पहले तो पीएनएल में माइनस कर दो, और सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में। ओके, तो इस तरीके से इसको सिर्फ क्रॉस करना है। आप अगर किसी एक को याद कर दोगे, यानी एक्सपेंस को आप याद कर लो, तो डेफिनेटली आपको इनकम, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टेबल है जिसमें हम लोग का आता है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं,
तो जो भी हम लोग का कैपिटल का अमाउंट रहता है उसका जितना परसेंट हमको इंटरेस्ट निकालना बोला रहता है हम उतना परसेंट उसका इंटरेस्ट निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैपिटल 1 लाख है और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो हम क्या करेंगे 1 लाख का सिंपल सा 10% निकाल देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो वो 10,000 को हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहला इफेक्ट इसका रहता है पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, यानी बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसे हम लोग ने कैपिटल देखा, कैपिटल क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो ड्राइंग कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। और इसका भी सेम मेथड है, जो भी अमाउंट रहेगा उसका परसेंटेज निकाल के हम लोग को यहाँ पे ड्राइंग डाल देना है। और सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ पे रहेगा, तो बैलेंस शीट में ड्राइंग में से हम लोग को इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। फिर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो हम लोग का रहता है डेप्रिसिएशन। आप देखोगे कि 11-12 से जैसे आप फाइनल अकाउंट शुरुआत करते हो तब से लेके कॉलेज लेवल तक आप अगर पहुंच जाओगे तो भी डेप्रिसिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। सभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो आते ही आते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन को भी आपको एक बार एकदम रट्टा मार लेना है, या आपके दिमाग में इसको बिठा ही देना है कि डेप्रिसिएशन जो है उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है। डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम लोग असेट्स के ऊपर निकालते हैं, जो भी हम लोग के फिक्स असेट्स रहते हैं उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे ही मैंने बोला फिक्स असेट, इसका मतलब वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, ठीक है, डिडक्ट ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो हम लोग पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे, जस्ट बिकॉज ये एक्सपांस रहता है, तो जो भी एक्सपांस है वो हम लोग पीएनएल में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर। दोस्तों जब हम लोग फाइनल अकाउंट सीखते हैं तो हम लोग का सबसे ज़्यादा मार्किंग अगर किसी के ऊपर होता है तो ये 3 पॉइंट के ऊपर ही रहता है, जिसको हम लोग बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर बोलते हैं। तो इसका एंट्री आपको सबसे पहले मैं समझा देती हूँ। इसकी एंट्री कहाँ पे जाती है, तो बैलेंस शीट में डेब्टर में से ये तीनों चीज़ें जो है वो माइनस हो जाती है, यानी बैड डेट हम लोग लिखते हैं डेब्टर, बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर। ठीक है, और इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो पीएनएल में, जस्ट बिकॉज ये सारे जो है एक्सपांस है, हमारी लायबिलिटी बन रही है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट शीट में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, ये फॉर्मूला आपको याद कर ही लेना है। जब भी आप पीएनएल सॉल्व करोगे या हम लोग बैलेंस शीट लिखेंगे तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला रखना ही रखना है। मैंने 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए, एक हम लोग का है बैड डेट का फॉर्मूला, दूसरा हम लोग का है डिस्काउंट का फॉर्मूला, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बैड डेट का फॉर्मूला है, बैड डेट हम लोग का रहता है बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। सब कुछ प्लस कर दो, सिर्फ बीडीआर ओल्ड को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कोई कोई लोग इसमें ट्रायल और एडजस्टमेंट भी लिखते हैं, आप जैसे आपको सूटेबल हो आप उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग का है पीएनएल में डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट अलाउ का हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अलाउ प्लस डीआरडी न्यू माइनस डीआरडी ओल्ड। न्यू और ओल्ड क्या है दोस्तों, तो न्यू का मतलब होता है एडजस्टमेंट, जो भी हम लोग को एडजस्टमेंट में एंट्री दी रहती है, अमाउंट दी रहती है, वो न्यू में डालनी है। और ओल्ड का मतलब है हमारे ट्रायल में जो बैलेंस दिया होगा वो हम लोग को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये पीएनएल में ये दोनों चीज़ें जो है वो डाल के ही रखनी है। आप ये समझ लो, इसको याद करके जब भी आपका पीएनएल आएगा आप उसको डाल ही देना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट में हम लोग डालेंगे डेब्टर माइनस बीडी माइनस बीडीआर माइनस डीआरडी। ठीक है, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो जब मैं आपको सम करवाऊंगी तो आपको डेफिनेटली समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है, तो आपको इसको याद ही कर लेना है कि किस तरीके से इसको रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का है क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, परचेज हम लोग का नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जैसे ही हम लोग का क्वेश्चन में आया अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, वो बैलेंस डालना बाकी है ना, तो वो बैलेंस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, परचेज में कुछ भी इफेक्ट आएगा अनरिकॉर्डेड का या परचेज रिटर्न का, जैसे यहाँ पे प्लस किया है तो वैसे ही आपको क्रेडिटर में भी प्लस या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो परचेज में प्लस कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट यहाँ पे जैसे मैंने बोला परचेज का इफेक्ट कहाँ पे जाता है, क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर में भी हम लोग को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दूसरा हम लोग का रहेगा अनरिकॉर्डेड सेल्स।
जैसे भी आपको बताया अनरिकॉर्डेड है तो सेल्स में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो बैलेंस शीट में डेप्टर्स में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। अब दोस्तों परचेज रिटर्न नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है परचेज में से माइनस करना, ठीक है। अनरिकॉर्डेड है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करेंगे, परचेज में से हम माइनस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे माइनस हुआ तो हम लोग का सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हो गए। और वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न रहा तो आपको क्या करना है, सेल्स में से माइनस करना है और सेकंड इफेक्ट इसका क्या करोगे, डेप्टर में से माइनस कर दोगे। तो दोस्तों ये जो हमारे कुछ एडजस्टमेंट है जो ऑलमोस्ट टाइम रिपीटेड होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी एडजस्टमेंट आते हैं, लेकिन जो जो रिपीटेड रहते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में समझा दिया है। मेरे जितने बनाए हुए हम लोग के शीट वो आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे वो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से इस एडजस्टमेंट को डालना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। और अगर आपको वीडियो और मेरा समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमईटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।